हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी जिसमें आपको पढ़ना है, देखिए भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र जिन्होंने ले रखा है थर्ड सेमेस्टर में और पढ़ रहे हैं, मेजर हो उनका या माइनर हो, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासंग्राम क्लास है 2024-25 के न्यू बैच के लिए यह वीडियो है। तो देखिए, आप लोगों की जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट है सोशियोलॉजी की, उसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो अगर आप सोशियोलॉजी की फुल क्लास करना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक दे दूंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। आप उसमें अपनी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट को बहुत अच्छे से नोट्स के साथ पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा आपका हर सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिया है और अब मैं लगातार आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की वीडियोस और मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक आंदोलन की आपको परिभाषा देने के लिए ज़रूर कहेगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली डेफिनेशन है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। जब भी परिभाषा पूछेगा तो हो सकता है अति लघु में ही आपसे पूछे, तो 2 डेफिनेशन आप याद रखिएगा हर एक टॉपिक पर। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि उचित समय पर अनुचित कृत्यों का विरोध ही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन है। कि जो अनुचित कृत्य हैं उनका उचित समय पर अगर विरोध कर दिया जाए और समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए तो वही सामाजिक आंदोलन है। दूसरी डेफिनेशन है हर्बर्ट ब्लूकट के अनुसार। हर्बर्ट ब्लूकट लिखते हैं कि जीवन की दिशा को समायोजित तथा व्यवस्थित करने के लिए सामूहिक उद्यम का प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है। तो ये 2 डेफिनेशन बहुत इजी है सामाजिक आंदोलन की, इनको याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपसे आपके लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो ये लॉन्ग की दृष्टि से इसको तैयार रखिएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न आपका कह रहा है, भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये प्रश्न ज़रूर पूछेगा क्योंकि कृषक आंदोलन जो भारत में हुए हैं वहाँ के जो टॉपिक हैं आपका बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ से प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछता है हर बार। तो आपसे ये प्रश्न ज़रूर पूछेगा, तो इसलिए इसको तैयार रखिए। देखिए, भारत में कई सारे कृषक आंदोलन हुए, तो सबसे पहले आप कृषक आंदोलन के बारे में जब लिखेंगे तो आपको कृषक आंदोलन का अर्थ लिखना होगा। ये कृषक आंदोलन है क्या चीज़, क्यों हुआ था, उसके बाद जो आंदोलन हुए उन आंदोलनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहले आप हेडिंग डालकर लिखिएगा कृषक आंदोलन। देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप प्राचीन जो भारतीय कृषि व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी। जो भारत की प्राचीन परंपरागत कृषि व्यवस्था थी, जब ब्रिटिश शासन काल था हमारे भारत में, उस टाइम वो पूरी प्राचीन भारतीय कृषि जो व्यवस्था थी खराब हो गई थी। ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिशों के रूल इतने कठोर होते थे कि जो किसान होते थे वो पूरी तरह से उनकी खेती का जो काम था वो ख़राब हो चुका था और भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ने के कारण कृषकों की दशा जो थी दयनीय हो गई थी। क्योंकि देखिए, ब्रिटिश शासन काल में अलग अलग कानून लाए गए थे, जैसे कर लिया जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था, इन सभी के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता था, किसानों से भू राजस्व वसूला जाता था और बहुत अधिक राजस्व वसूला जाता था। जमींदार लोग जो थे वो किसानों के ऊपर अत्याचार करके, बहुत शोषण करके ज़बरदस्ती कर वसूला करते थे, जिससे जो किसानों की दशा थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। और सरकारी कर तथा ज़मींदारों के शोषण से भारतीय किसान जो थे असंतुष्ट हो चुके थे और अब वो लोग बहुत मजबूर हो चुके थे जो किसान थे। क्योंकि देखिए, जब किसान जो बहुत गरीब किसान होते थे, जो बहुत छोटे पैमाने पे खेती करते थे, उनसे इतना ज़्यादा कर ले लिया जाता था और अगर वो कर का भुगतान सही समय पर नहीं कर पाते थे तो ज़मींदारों द्वारा उनकी भूमि हड़प ली जाती थी और बेच दी जाती थी किसी बड़े अमीर किसान को। फिर उसी से उनका जो कर था वसूला जाता था, जिससे वो किसान बेरोज़गार हो जाते थे और वो किसान के बजाय मज़दूर हो जाते थे। और किसी बड़े किसान, देखिए किसान ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ गरीब हो, जो बड़े ज़मींदार किसान होते थे उनके वहाँ वो मज़दूरी करने लगते थे। तो इसलिए किसानों की दशा बहुत शोचनीय हो गई थी और किसान लोग अब ज़मींदारों के शोषण से, अत्याचार से असंतुष्ट हो चुके थे
और इसी के परिणाम स्वरूप कृषकों में विद्रोह का जो स्वर था वो फूट पड़ा था। क्योंकि देखिए जो खाद्यान्न फसल उगाई जाती थी उसके अलावा ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील, कपास, जूट, गन्ना, चाय आदि की भी खेती कराई जाती थी ज़बरदस्ती, और भारतीय किसान उसकी खेती नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए क्या होता है कि किसानों में विद्रोह का स्वर फूट पड़ता है और आंदोलन के रूप में वो विद्रोह उभरता है। और भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आंदोलन है संथालों का आंदोलन। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो संथाल लोग होते थे वो मानभूम में रहते थे या बड़ा भूम में रहते थे, हजारीबाग में या मिदनापुर में या बांकुड़ा या फिर वीरभूम, इन आदि क्षेत्रों में संथाल लोग रहते थे। और 1793 ईस्वी की जो अस्थाई भूमि कर व्यवस्था थी उसके द्वारा इनकी जो पैतृक भूमि थी वो ज़मींदारों द्वारा छीन ली गई थी। क्योंकि जब किसान टैक्स नहीं भुगतान कर पाता था तो ज़मींदारों द्वारा क्या होता था, ज़मीन छीन ली जाती थी किसानों की। तो इसलिए संथालों की जो कृषि ज़मीन थी वो छीन ली गई। और इसके बाद वो संथाल लोग जो थे राजगिरी की पहाड़ियों में जाकर बस गए और वहाँ पर रहकर बहुत कठोर परिश्रम और मेहनत करके जंगलों को काटकर उन्होंने वहाँ की ज़मीन को कृषि योग्य भूमि बनाया, कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया। और इस भूमि पर भी ज़मींदारों ने पुनः अपना दावा पेश कर दिया। देखिए ज़मींदारी जो थी इस वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। और इस दावे के बाद संथालों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू किया कि अब ये ब्रिटिश सरकार भारत में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, हम अपने देश में रहकर अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो इसलिए संथालों ने क्या किया, इस दावे के बाद संथालों ने अंग्रेज़ी राज्य की समाप्ति की घोषणा कर दी। और उन्होंने क्या किया, भागलपुर तथा राजमहल के बीच में जो संचार व्यवस्था थी और रेल व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया। और अंग्रेज़ी सेना और संथालों के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष होता है जिसमें अंग्रेज़ी सेना के दांत खट्टे हो जाते हैं। तो ये सारे जो आंदोलन थे, किसानों ने अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए आंदोलन किए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी बहुत कठोर थी। और देखिए इसलिए आपको ये आंदोलन याद रखना है, यहाँ से आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न आएगा कृषि आंदोलन से। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है किसानों का बंगाल में नील कृषकों का आंदोलन। नील की खेती जैसा कि आप लोग जानते हैं किसानों के द्वारा ज़बरदस्ती कराया जाता था। और देखिए मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश सरकार ने नीतियां बनाई थी कर व्यवस्था की, पहली थी अस्थाई व्यवस्था और रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था, इनके द्वारा किसानों से कर लिया जाता था। और जो कर की वो थी बहुत दर थी, बहुत ज़्यादा थी, तो किसान जो गरीब होते थे वो नहीं कर का भुगतान कर पाते थे सही समय पर, तो ज़मींदारों द्वारा उनकी भूमि को बेच दिया जाता था। और रही बात जो नकदी फसलें थी, नकदी फसलों का मतलब होता है ऐसी फसल जिसको बेच करके डायरेक्ट पैसा कमाया जाए। तो नील की खेती हो या फिर कपास हो, जूट हो, गन्ना हो, चाय हो, अफीम हो, ये सारी जो फसलें हैं नकदी फसलें हैं जिनको उगा करके सीधे तौर पर बेच कर नकदी हासिल की जाती थी और आज भी की जाती है। लेकिन देखिए जब ब्रिटिश शासनकाल था उस समय 1813 के बाद समय लगभग 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई थी, जिससे कि ब्रिटेन में कच्चे माल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेज़ी सरकार ने सोचा कि अगर किसानों से नील की खेती, जूट की, कपास की, गन्ना की, चाय, अफीम आदि की खेती कराई जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। और जो किसान गरीब थे उनसे क्या किया जाता था, ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी, जबकि इन तरह की खेती को करने के लिए बहुत अधिक धन की ज़रूरत होती थी। तो जो ज़मींदार होते थे वो गरीब किसानों को एडवांस रूप में कैश भी देते थे कि तुम लो और अपना ये खेती करो और हमें दो। और जब गरीब किसान उस एडवांस रकम का भुगतान नहीं कर पाते थे, नहीं ऋण चुका पाते थे, तो उनकी ज़मीन और उनकी खेती को हड़प लिया जाता था, तो जिससे वो किसान बहुत गरीब होते चले जा रहे थे। उसी के अपोजिट में अगर देखें हम तो जो अमीर किसान थे, जिनके पास धन ज़्यादा था, ज़मीन ज़्यादा थी और बड़े पैमाने पर खेती करते थे, तो उनके पास साधन अधिक थे, संसाधन और तकनीकें थी, जिनके माध्यम से वो नील, कपास, गन्ना, जूट की खेती करके बेच करके नकदी हासिल कर रहे थे, नकदी कमा रहे थे और दिन ब दिन अमीर हो रहे थे। जबकि गरीब किसान गरीब होते जा रहे थे, मजदूर हो चुके थे। तो देखिए इसलिए किसानों ने नील की खेती करने से मना किया।
तो और उसके लिए आंदोलन भी चलाया। देखिए यह आंदोलन अंग्रेज़ी भूमिपतियों के विरुद्ध चलाया गया था। भूमिपतियों का मतलब वो जिन्होंने ज़मींदारों से भूमि प्राप्त करके भूमिपति हो गए थे, क्योंकि किसानों की भूमि ले ली जाती थी जब वो कर नहीं दे पाते थे। तो देखिए जो बंगाल तथा बिहार के ज़मींदारों से भूमि प्राप्त करके भूमिपति हो गए थे और ये कृषकों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और अत्याचार भी करते थे, शोषण भी करते थे अगर किसान मना करते थे तो इसलिए किसान की मजबूरी थी कि उन्हें ये खेती करनी पड़ती थी। किसानों ने तंग आकर नील की खेती न करने का निश्चय कर लिया और आंदोलन भी शुरू किया कि वो नील की खेती नहीं करेंगे और यह आंदोलन धीरे धीरे व्यापक रूप लेता गया और सरकार को नील आयोग की नियुक्ति भी करनी पड़ी। तो ये सारे आंदोलन आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा बताइए। देखिए सामाजिक गतिशीलता आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़रूर एग्जाम में पूछेगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि सामाजिक गतिशीलता है क्या, इसकी अवधारणा बताइए। तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले आप लोग सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा। हेडिंग डालने के बाद आप लोग लिखिएगा, एक विद्वान थे सोरोकिन ने एक अपने अनुसार अवधारणा बताई है सामाजिक गतिशीलता की। ये लिखते हैं सामाजिक गतिशीलता के अर्थ के बारे में सोरोकिन लिखते हैं कि देखिए गतिशीलता का अर्थ किसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न हो जाना होता है जिससे कि नवीन संपर्क और प्रेरणाएं उत्पन्न हो। इस प्रकार गतिशीलता को नवीन मानसिक संपर्कों से संबंधित स्थानीय परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। देखिए और इस कथन जो है ये सोरोकिन का, तो इस कथन से हमें ये स्पष्ट होता है कि जितने भी परिवर्तन होते हैं समाज के अंदर हम उनको सामाजिक गतिशीलता नहीं कहेंगे। सामाजिक गतिशीलता हम केवल उसी स्थिति को कहते हैं जिसमें भौतिक गतिविधियों के साथ व्यक्ति की प्रेरणाओं में भी परिवर्तन हो जाए और व्यक्ति उन नवीन प्रेरणाओं के अनुसार कुछ नई अनुक्रियाएं भी करने लगे, तो उसे हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए आपका जो समाजशास्त्र का टाइटल है पेपर का वो क्या है, भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। तो जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए समाज में फैली बुराइयां कुरीतियों को दूर करने के लिए, तो उसमें से आर्य समाज भी एक आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1885 में की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से वैदिक धर्म के पुनरुत्थान तथा हिंदू समाज के पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण कार्य किया और स्वामी जी ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई और राजपूताना आदि का भ्रमण करके शास्त्रार्थ तथा व्याख्यानों द्वारा वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने की भी कोशिश की। उन्होंने देखिए समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज के जो सिद्धांत थे उनको आपको याद रखना है, जिसमें पहला सिद्धांत है कि सब पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं और सत विद्या का मूल आरंभ परमात्मा है। विद्या का मतलब जो ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, उससे जाने जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है आर्य समाज का कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता, निर्विकार, अनादि, अनुपम, स्वार्धिपति, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अजर और सर्वांतर्यामी हैं, उसी की उपासना करना उचित है। ये सब कुछ आर्य समाज के सिद्धांत हैं। आर्य समाज का तीसरा सिद्धांत है सत्य को ग्रहण और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, देखिए सत्य यानी जो सच है उसको ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और असत्य को यानी झूठ को कहना चाहिए कि हाँ ये झूठ है। देखिए बहुत सारे लोग झूठ को जानते हुए भी उसको छुपा ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठ जो है उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत लोगों के अंदर होनी चाहिए और जो झूठ है उसको खुलकर कहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ झूठ है और गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और जो सच्चाई है उस पर अड़े रहना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए सच यही है, तुम मानो या ना मानो।
तो ये भी आर्य समाज का एक सिद्धांत है और बहुत अच्छा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है सब कार्य धर्म के अनुसार करना चाहिए। धर्म जो बताता है उसी के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म किसी भी इंसान को गलत काम करना, झूठ बोलना नहीं सिखाता। हर धर्म लोगों को सही शिक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है, सत्य बोलना सिखाता है, झूठ और हिंसा के बारे में बताता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें धर्म सिखाता है, उसी के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यानी कि विद्या का मतलब शिक्षा की वृद्धि करनी चाहिए, अविद्या को ख़त्म करना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए। छठा है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। और सभी आर्यों का परम धर्म है वेद, इसलिए जो वेद है वो सही शिक्षा देता है, सत्य बताता है, सत्य विधा की पुस्तक है। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो वेद को पढ़े, पढ़कर सुनाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़े, पढ़ाए, सुने, सुनाए, क्योंकि ये सभी आर्यों का परम धर्म है। तो ये आर्य समाज के सिद्धांत, इनको याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा के विरोध के बारे में आपसे प्रश्न ज़रूर पूछेगा, तो इसके बारे में देख लीजिए। सती प्रथा का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने किया। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, ये आपके परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए, राजा राम मोहन राय जी का जो नाम है वो सती सुधार आंदोलन के संबंध में चिर स्मरणीय रहेगा, यानी कि सदा याद किया जाएगा इनको, क्योंकि जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। और हम लोग ये बात जानते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की, जिसके द्वारा इन्होंने समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने का कार्य किया। ये एक महान समाज सुधारक के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने रचनाओं के द्वारा इस प्रथा के विरुद्ध जनमत बनाने का भी प्रयत्न किया। और राजा राम मोहन राय ने अपने परिवार में ही सती प्रथा के दुखद दृश्यों को देखा था, जिसमें स्त्रियां पति के साथ चिता में कूद पड़ती थीं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जिस औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे उनके साथ ही जला दिया जाता था। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि ये चीज़ें गलत हैं। स्त्रियों को उनके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, फिर चीख चीख कर अपने प्राण दे देती थी वो। और इस दृश्य ने उन्हें काफ़ी कष्ट भी पहुंचाया। राजा राम मोहन राय जी ने अपने परिवार में ही ऐसी चीज़ों को देखा जिससे उनका दिल बहुत दुखा, और उन्होंने ठान लिया कि वो सती प्रथा को ख़त्म करके रहेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और इसको समाप्त करके रहेंगे। उन्होंने 1818 में इसके विरुद्ध लिखना भी प्रारंभ कर दिया कि सती प्रथा बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय समाज में आचारों विचारों की स्वतंत्रता में यहीं से क्रांति की ज्वाला भी श्री गणेश होता है। श्री गणेश का मतलब शुरुआत होती है। और इनके बाद से बहुत सारे समाज सुधारक उभर कर सामने आते हैं, जिन्होंने समाज में बहुत सारे आंदोलन चलाए, समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए, महिलाओं को समाज में अच्छी स्थिति दिलाने के लिए। क्योंकि उस समय देखिए महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत शोचनीय थी, बहुत ख़राब थी। उसके जिस औरत के पति की मृत्यु हो जाए उसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था, विधवा औरत से कोई विवाह नहीं करता था, उनके पति की चिता के साथ उन्हें जला दिया जाता था। और हिंदू धर्म में ये बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, उसके खिलाफ लिखना शुरू किया। और तभी से भारत के समाज में क्रांति की ज्वाला शुरू हो जाती है। और इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे समाज सुधारक जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सभी समाज सुधारक सामने आते हैं और अपने अपने अनुसार आंदोलन चलाकर समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो लोग सफल भी होते हैं। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो उस समय भारतीय वायसराय थे, और इनके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को इन्होंने इल्लीगल घोषित कर दिया कि कोई भी किसी भी औरत का उसके पति के चिता के साथ उसको जलाएगा नहीं।
उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने इस प्रकार शास्त्रों के आधार पर अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि सती प्रथा न तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और न ही मानवतावादी दृष्टि से ही, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से ये तो गलत है ही। हर विधवा औरत को भी जीने का अधिकार है और हर विधवा औरत को पुनः विवाह करने का भी अधिकार है। और ये चीज़ जो है सती प्रथा न तो धार्मिक दृष्टि से ये सही है और न मानवतावादी दृष्टिकोण से ही ये सही है। तो इसको समाप्त किया जाता है राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। तो सती प्रथा के बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आंदोलन जो भी हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं सभी पूछे जाएंगे। तो सभी पर वीडियोस वैसे भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया। आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। देखिए जिस समय ये आंदोलन चलाया गया था, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, लेकिन वर्तमान का अब जो उत्तराखंड है उसके चमोली ज़िले में चलाया गया था। उत्तराखंड अब जो कि अलग हो चुका है उत्तर प्रदेश से। तो अगर आपसे प्रश्न आप जिनका देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो आपसे पूछ दे चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में देकर 3 अलग अलग राज्य दे दिए गए, फिर उत्तराखंड दे दिया गया, तो आप उत्तराखंड पे ही टिक कीजिएगा। और उत्तराखंड ना ऑप्शन में देकर उत्तर प्रदेश दे तो आप उत्तर प्रदेश पर भी सही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही उस समय चलाया गया था। अब उस वक्त उत्तराखंड जो है अलग है, अब अलग एक राज्य है। इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाते हैं। देखिए चिपको आंदोलन का नाम क्यों पड़ा चिपको आंदोलन? पेड़ों की जो कटाई अंधाधुंध हो रही थी, तो पेड़ों को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लोग जो थे उत्तराखंड के चमोली ज़िला के जो गोपेश्वर नामक स्थान के लोग थे, वो लोग पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को काटने से बचाने लगे कि नहीं, हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, क्योंकि पेड़ों से ही हमें जीवन मिलता है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं और हमारा वातावरण पेड़ों के बिना खराब हो जाएगा। तो वो पेड़ों को कटने से बचाते हैं कि पेड़ों को भी दर्द होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ जाता है और इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र और व्यापक हो जाता है। धीरे धीरे ये फैलता जाता है आंदोलन और इसके सूत्रधारों ने समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा का बीड़ा उठाया कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, जितने लोगों ने इसमें मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। तो चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको याद रखिएगा। और आज के वीडियो के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोस ऐड हैं, 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स में आपकी पढ़ा चुकी हूँ। तो उनके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट के लिंक को चेक करके अपने ऑल टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ऑल महासंग्राम वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर अपने एग्जाम में जाइए, आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।